प्रैक्टिकल रिवाइज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा तीनों मेथड और हर चीज़ आज के इसी लेक्चर में रिवाइज हो जाए। बराबर से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो सामने मैंने आपको कहा था 3 कंसेप्ट होते हैं, ग्रॉस, नेशनल और मार्केट। ये तीनों बड़े कंसेप्ट हैं। और नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट, ये तीनों छोटे कंसेप्ट हैं। सामने देखना, जब भी हम बड़ी फिगर से छोटी फिगर पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जैसे अगर हमें 15 से 10 पे आना है तो हम क्या करेंगे? 5 रुपए माइनस करेंगे, तो ही हम 15 से 10 पे आ सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमें 10 से 15 पे आना है सॉरी 10 से 15 पे आना है तो हमें 5 रुपए, और कोई तरीका? तो छोटी फिगर से बड़ी फिगर पे आने के लिए क्या करते हैं हम? प्लस। और बड़ी फिगर से छोटी फिगर पे आने के लिए, ये तीनों बड़ी फिगर है और ये तीनों छोटी फिगर। तो बड़े से छोटे पे जब भी आएंगे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको जब पहली बार पढ़ाया था तो बोला था कि अगर ये टेबल अच्छे से समझ लो तो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। हमने कोई चीज रटी भी नहीं थी इसमें। हम लोगों को अगर ये पता है कि जीडीपी पे है हम तो जीएनपी पे आ सकते हैं, जीडीपी एमपी पे है तो जीडीपी एफसी पे आ सकते हैं। कोई भी फिगर से कोई भी फिगर पे आ सकते हो अगर एक बड़ी टर्म अगर आपके पास हो तो आप याद रखना। बराबर याद ही है आपको, ये सबसे बेसिक चीज है। जो उस समय एब्सेंट हो या पहली बार पढ़ रहा हो वो तो बहुत ही ध्यान से सुनना। ये तीनों बड़ी फिगर है और ये तीनों छोटी फिगर है। बड़े से छोटे पे आने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस, और छोटे से बड़े पे आने के लिए प्लस। तो देखो, ग्रॉस को हम लिखेंगे जी, नेट को हम लिखेंगे एन, ये तो एनपी है, ये डीपी है, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट। इसको लिखते कैसे हैं? देखो जी, अभी एनपी है तो जी एन पी, और ये मार्केट प्राइस को ऐसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, जी एन पी एट एम पी। मान लो ये 10,000 है, कितना है? अब मैं आपसे कह रहा हूं एनडीपी एट एफसी निकालो। क्या निकालो? एनडीपी एट एफसी निकालो। क्या निकालो? तो आप ग्रॉस से जब नेट पे आओगे तो माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? डेप, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। सेम ऐसे ही नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या है? एनएफआई, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अब आप जब नेशनल से डोमेस्टिक पे आओगे तो माइनस एनएफआई है, और मार्केट से फैक्टर पे आओगे माइनस एनआईटी, क्योंकि तीनों बड़ी टर्म थी और बड़ी टर्म से आपको किस पे आना है? छोटी टर्म। तो बड़े से छोटे पे आने के लिए अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? अभी इसको मैं रिवर्स कर दूं, मैं आपको दे देता एनडीपी एट एफसी और आपसे पूछता जीएनपी एट एमपी, तो नेट से ग्रॉस। आप छोटे से बड़े पे आते तो क्या करते हैं? यहां भी क्या करते हैं? यहां भी क्या करते हैं? मतलब माइनस किया क्या हो जाता? पूरा प्लस हो जाता। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास बड़ी डिजिट है तो हम छोटी पे आने के लिए क्या करेंगे? माइनस, और छोटी डिजिट है तो बड़ी पे आने के लिए क्या करेंगे? लेकिन क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे? दोनों का डिफरेंस। तो जैसे 15 और 10 का डिफरेंस 5 होता है, 25 और 50 का डिफरेंस 25 होता है, 50 और 70 का डिफरेंस 20 होता है। हर दो बड़ी टर्म का डिफरेंस होता है कुछ। ऐसे ही ये याद रखना है हमें कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये 3 बड़ी टर्म है और 3 छोटी टर्म है। दोनों के डिफरेंस हमें याद रखना है। क्लियर है? जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग, फिर वापस बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको मान लो जीडीपी एफसी दे रखा है 10,000, आपको डेप दे रखा है 200, आपको एनआईटी दे रखा है 500, और आपको एनएफआईए दे रखा है मान लो 1200। अब आपको मैंने जीडीपी एफसी दे दिया और आपको कहा एनएनपी एट एमपी निकालो। क्या निकालो भाई साहब? अब बोर्ड पे देखो, ग्रॉस बड़ा है और नेट क्या है? तो बड़े से छोटे पे आएंगे, डेप माइनस करेंगे। डोमेस्टिक बड़ा है और नेशनल क्या है? छोटा, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? डोमेस्टिक क्या है? छोटा, नेशनल क्या है? ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा। मार्केट प्राइस एमपी, एमपी बड़ा, और एफसी फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट छोटा। ऐसे याद रख लो, कॉस्ट छोटी होती है और प्राइस बड़ा ही होता है, तो मार्केट प्राइस बड़ा होगा और फैक्टर कॉस्ट छोटा। ग्रॉस बड़ा ही होता है और नेट छोटा ही होता है। नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक में सिर्फ इंडिया की इनकम आती है, नेशनल में हमने इंडिया के बाहर से कमाई है
वो भी आता है। तो नेशनल हमेशा बड़ा होता है, लेकिन ये मैंने कहा था जरूरी, क्योंकि NFIA माइनस में भी हो सकता है। चलो अब फैक्टर से मार्केट, फैक्टर क्या है? छोटा, मार्केट क्या है? बड़ा। तो छोटे से बड़े पे आएंगे प्लस, छोटे से बड़े पे क्या करेंगे? प्लस। अब इनकी फिगर रख दो, ये कितना है? 10,000, डेप कितना है? 200, ये कितना है? 500, सॉरी NFIA कितना है? 1200, और NIT कितना है? 500। तो भैया 1200 और 500 1700, 1700 में से 200 गए 1500, 1500 में 10,000 जोड़े 11,500। आंसर कितना गया? 11,500। ठीक है। और देखो, मान लो मैं आपको दे दूं NDP@MP, कितना दे दूं? 20,000। फिर मैं आपको डेप दे दूं कितना? 200। NFIA दे दूं कितना? 800। NIT कितना दे दूं? 3,000। और आपसे पूछूं GNP@FC, क्या पूछूं? फिर रख दो NDP@MP, और जो पूछा है उसे नीचे लिख दो GNP@FC। या सबको क्लियर है ना ये चीज? तो बस 2 4 5 बच्चों को मुझे लगता है इसमें डाउट होगा, या जिन्होंने दूसरी बार नहीं पढ़ा है, पहली बार ही पढ़ा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। बाकी मुझे लगता है ये टेबल बनानी तो सबको आती है। नेट से ग्रॉस पे आओगे प्लस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़े पे, छोटे से बड़े पे, छोटे से, अब मार्केट बड़ा है, बड़े से छोटे पे माइनस। अब इनकी फिगर रख दो, ये कितना है? 20,000, डेप कितना है? 200, NFIA कितना है? 800, NIT कितना है? 3,000। 20 में से 3 गए 17, और 17 में 1000 जोड़ो 18,000। आंसर। ऐसे आप लोगों को फॉर्मूले बनाने सिखाए थे मैंने, तो इससे आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, सब फॉर्मूले आप खुद ही बना लोगे। बस आपको क्या याद करनी है? टेबल। क्या याद करनी है? दिस वन। ठीक है, एक बार फिर देख लो। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, बड़े से छोटे पे माइनस, छोटे से बड़े पे प्लस। क्या प्लस क्या माइनस? इन तीनों का डिफरेंस, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप, इन दोनों का डिफरेंस NFIA, इन दोनों का डिफरेंस NIT। चलो अब आगे आते हैं, सुनो। अब आपको अगर एक बड़ी टर्म गिवन हो कि मैंने आप लोगों को दे दिया GDP@MP, तो आप वो GDP@MP से कुछ भी निकाल सकते हो। बेटा नवाज लिखा हुआ नहीं होगा तो ये सब के बाद में फोटो ले लेना किसी की कॉपी में से, अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, पहली बार पढ़ी तूने ये चीज? हाँ, तो अभी किसी से लिख लेना आराम से, और जिसने पहली बार पढ़ी है, लेट आए थे, वो लोग किसी से लिख लेना। कॉपी में लिखना जरूरी है, लेकिन बाद में लिख लेना। ठीक है, ये सारे फोटो वोटो मैंने ग्रुप पे भी सेंड कर रखे हैं। यहाँ देखो, एक बड़ी टर्म अगर मैं आपको दे दूं, मैं आपको दे दूं GDP/MP, मैं आपको दे दूं GNP/MP, तो आप उससे फॉर्मूला बना के कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर एक भी बड़ी चीज गिवन ना हो, GDP/MP, GNP/MP कुछ भी ना हो, तो फिर उसके लिए हमें मेथड अप्लाई करने हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के कितने मेथड है? 3 मेथड है। कितने मेथड है? तो हमें तीनों में से कोई सा भी मेथड आ सकता है एग्जाम में, हमें तीनों मेथड याद रखने हैं। तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तीनों मेथड से, तीनों मेथड से हम पहुंचते अलग अलग जगह पे है, लेकिन नेशनल इनकम तीनों से सेम आएगी। नेशनल इनकम तीनों से, और नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं याद है आपको? नेशनल इनकम हम कहते हैं NNP@FC को। किसको कहते हैं? तो अगर मान लो मैं GDP पे हूं, मैं GNP पे हूं, मैं GDP@FC पे हूं, मैं GDP@MP पे हूं, मैं GNP@FC पे, मैं कहीं पर भी हूं, मुझे पहुंचना कहां है? NNP@FC। बोलो, क्योंकि नेशनल इनकम किसे कहते हैं? NNP@FC। यहां आ जाए, यहां नेशनल इनकम किसे कहते हैं? NNP@FC। उसके लिए हमें दिए गए हैं 3 मेथड। कितने मेथड? जिसमें पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। बराबर से सुनना, ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि नेशनल इनकम का मतलब है हमारे देश में जितने भी लोगों ने जो भी प्रोडक्शन किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, तो सबका जो भी प्रोडक्शन है उसे प्लस कर दो, पूरे देश का GDP आ जाएगा। कैसे फॉर्मूला बना इसका? सबसे पहले आप निकालो वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालो? इसको सिंपल भाषा में मैं प्रोडक्शन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या फॉर्मूला है?
जितना माल आपने बेचा वो तो प्रोड्यूस हुआ ही है, और जो माल आपके पास बच गया, अभी कल ही प्रिकॉशन में पढ़ाया मैंने आपको कि जो माल आपके पास बच गया वो भी तो प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर मान लो आपके पास 20,000 का माल बच गया और 5,000 का माल पहले ही था, तो इस साल जो नया माल प्रोड्यूस हुआ है वो 15 ही है। कितना है? तो आपके पास अगर क्लोजिंग स्टॉक 20 है, पहले से 5 बचा हुआ है, तो 20 में से 5 हटा दो, आपका नेट इंक्रीज कितना है? 15। और 1 लाख का सेल आपने किया, वो भी माल आपने बनाया है, तो 1 लाख प्लस 15,000, आपका आउटपुट कितना हुआ? 1,15,000। कितना हुआ? तो याद रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस। लॉजिक भी याद रखना, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो, आज अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया तू मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैंने सुना है तू ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, साल भर में कितना मैन्युफैक्चर कर लेता है तू? मैंने कहा यार देख, ऐसे तो गिनती तो नहीं है, हर महीने बहुत सारा माल बनता है, लेकिन हाँ सेल की गिनती है। तो मैंने बिल फाड़े, मैंने देखा, मैंने बिल निकाले, मतलब मैंने उसको कहा देखिए यार मैंने 1 लाख मोबाइल बेच दिए। कितने मोबाइल बेच दिए? तो मैं कहीं और से तो लाता नहीं हूँ, खुद ही बनाता हूँ, तो 1 लाख बनाए हैं मैंने, तो 1 लाख ही बेचे, 1 लाख बेचे हैं तो 1 लाख ही बनाए होंगे, तो सेल में आ गए 1 लाख। तो बोला मतलब तो 1 लाख ही बनाता है? नहीं, बनाए तो ज़्यादा है ना यार, रुक जा अभी फैक्ट्री में जाके देखते हैं अपन। तो मैंने वहाँ जाके देखा, तो मैंने कहा 20,000 अभी यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, तो मतलब तूने 20 बनाए हैं? नहीं यार, 20 में से 5,000 के मोबाइल तो पिछले साल के पड़े हुए, वो बिके नहीं थे, तो 20 में से वो 5 हटा दे, तो 15, और 1 लाख मैंने बेचे, तो मैंने प्रोडक्शन कितना किया? 1,15। फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस। समझे मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा वैल्यू एडेड। क्या आएगा? क्या आएगा? व्हाट इज वैल्यू एडेड? ये ध्यान से सुनना। जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी माल आपने बनाया प्रोडक्शन, उसमें से बस एक चीज माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि आपने जो माल बनाया है इसमें आपने दूसरों की भी सर्विसेज ली होगी, पेड सर्विसेज। जैसे अगर मान लो मैं ये माइक बना रहा हूं, तो इसका सेल मैंने कहीं और से लिया है, इसका वायर मैंने कहीं और से लिया है, तो ये मेरा प्रोडक्शन नहीं है, इसको मैंने एज इट इज यूज कर लिया। तो जिसने भी सेल बनाया होगा, जिसने भी वायर बनाया होगा, उसकी सेल में वो इनकम आ गई, और नेशनल इनकम में सबकी इनकम आती है, तो मेरी आएगी, उसकी भी आएगी, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो कोई मुझसे पूछेगा तुमने कितने का ये माइक बनाया, मैं बोलूंगा 5,000 का। और कोई आलिया से पूछेगा तूने सेल कितने का बनाया, बोलेगी 1,000 का। तो आलिया की इनकम 1,000, मेरी इनकम 5,000, देश की इनकम 6,000, जबकि गलत है। इसका फाइनल वैल्यू ही कितना है? 5,000। तो अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भैया मेरा माइक 5 का है, लेकिन 1,000 का वायर मैंने इससे लिया था आलिया से, तो वो हटा दिया मैंने, इंटरमीडिएट 1,000 का इंटरमीडिएट मैंने हटा दिया। तो मेरा खुद का वैल्यू एडेड कितने का आया? 4,000 का। कितने का आया? और आलिया का वैल्यू एडेड कितने का आया? 1,000 का। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5,000। और ये माइक भी कितने का था? 5। हमेशा प्रोडक्शन कंजम्पशन के बराबर आना चाहिए। बोलो, मतलब जितने का प्रोडक्शन हुआ है उतने का ही कंजम्पशन होना चाहिए, जितने का इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है। किसको अवॉइड करने के लिए? अवॉइड करने के लिए। क्लियर है एकदम? तो फॉर्मूला क्या बना वैल्यू ऑफ आउटपुट का? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना है? अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यहां बता रहा हूं क्या क्या आता है इसमें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आएंगे, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड मशीन। ये मशीन वगैरह नहीं आएगी इसमें। फिक्स एसेट नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि फिक्स एसेट जिससे मैंने खरीदी है वो उसकी इनकम में तो आएगा, लेकिन वो मेरे खर्चे में नहीं आएगा। मैं जब अपनी सेल वैल्यू निकालूंगा तो उसमें मैं फिक्स एसेट को इंक्लूड वैसे भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मैं उस रेंट को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूं तो उसे भी अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर रहा हूं। और भी कोई खर्चा कर रहा हूं तो उसे अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर रहा हूं। लेकिन मैंने मशीन खरीदी तो मशीन को मैं अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा। सब कॉमर्स के बच्चे हो, मशीन को तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? खर्चों में दिखाते हैं क्या? तो जिसे खर्चे में लिया ही नहीं है उसे माइनस क्यों करूं? तो कॉमर्स वाले बच्चों को तो ये चीज समझानी बहुत आसान है। आर्ट्स में फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कॉमर्स वाला बच्चा तो एक मेरे बोलते ही समझ जाए
कि ये सब चीजें मैंने माइनस क्यों नहीं करी, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है। तो जो चीज मेरा खर्चा नहीं है वो मैंने जब खर्चे में इंक्लूड ही नहीं करा तो उसे एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो मेरे साथ, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, all these expenses are intermediate consumption. But purchase of fixed asset, like land, building, machine, equipment, are not intermediate consumption. And hence, it should not be deducted. समझ गए ना? तो अगर मैं आपको बोलूंगा रेंट है, फलाना है, डिमकड़ा है, आपको माइनस करना है क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। लेकिन मैं आपको मशीन बोलूंगा तो आपको मशीन माइनस एक बार जल्दी जल्दी वापस से बोल दो। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या बना? सबसे पहले क्या लेनी है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग में। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना है? इंटरमीडिएट करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो हमने खर्चे किए हैं। हमारे खर्चे क्या है? रेंट, सैलरी, वेजेस वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल वगैरह। समझ गए? इसमें हमें मशीन वगैरह नहीं लेना। जैसे ही मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट माइनस करूंगा वैल्यू एडेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब सामने देखो, वैल्यू एडेड आएगा ए का। मान लो आपकी इकोनॉमी में 3 फर्म है, ए है, बी है, सी है। तो ए का वैल्यू एडेड आया, बी का आया, सी का आया, ऐसे ही तीनों को प्लस कर लेना, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहली स्टेप में क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरी स्टेप में वैल्यू एडेड। तीसरी स्टेप में जीडीपी एमपी। और एक का वैल्यू एडेड निकलेगा, दूसरे का निकलेगा, तीसरे का निकलेगा, फिर सबका प्लस होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रिवाइज करते हैं। ये तो बेसिक हो गया, इंपॉर्टेंट बातें यहां देखो। आपको क्वेश्चन में ए बी सी डी जितनी भी फर्म्स है उनका डेटा क्यूमुलेट करके देगा। तो आपको सॉर्टिंग करनी है, ए का अलग, बी का अलग। जैसे वो बोलेगा ए की सेल, बी की सेल, सी की सेल, डी की सेल। भाई वो कर दे यार, साइलेंट कर दे। ए की सेल, बी की सेल, सी की सेल और डी की सेल। तो चारों की सेल को आपको क्या करना है? अलग अलग लेना है। फिर चारों के क्लोजिंग स्टॉक को अलग अलग लेना है, चारों के ओपनिंग स्टॉक को, चारों के इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। समझ गए? तो चारों का वैल्यू एडेड अलग अलग आएगा। एक का वैल्यू एडेड आया 100, एक का आया 200, एक का आया 300, एक का आया 400। चारों को प्लस कर दिया तो देश का जीडीपी आया 1000। कितना आया? 1000। समझ गए? तो पहली काम क्या करना है हमें कि जो भी डेटा होगा उसे सॉर्ट करके लेना है, ए बी सी डी का अलग अलग लेना है। स्टेप नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 ये ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए ने सेल करी है बी को, तो वो ए की सेल है लेकिन बी की परचेज है। बी की तो वो उसे बी में परचेज में लेना है। बी में किस में लेना है? याद रखोगे? सेम ऐसे ही ए ने सेल करी है सी को, तो वो सी की परचेज, तो वो सी की किस में आएगी? परचेज में। ये हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए ने सेल करी बी को 200 रुपए की और बी की टोटल परचेज है 1000, तो वो टोटल परचेज में 200 भी आ गया, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही मैं बोलूं कि ए ने बी को सेल करी और ए ने सी को सेल करी, लेकिन मैं नीचे दे दूं ए की टोटल सेल, तो उसकी टोटल सेल में सब आ गया, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको क्वेश्चन में टोटल सेल और टोटल परचेज गिवन है, बोलो, तो इंडिविजुअल सेल परचेज नहीं लेनी। लेकिन अगर इंडिविजुअल सेल परचेज टोटल सेल परचेज से ज्यादा है तो उसे लेना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि शब्बीर ने, ठीक है, आलिया को 5000 का माल बेचा, तो शब्बीर की सेल कितनी हुई? गौर से सुनना। और नीचे दे दूं कि शब्बीर की टोटल सेल है 2000, तो जब मैंने आलिया को ही 5000 का माल बेचा तो 2000 में 5 कैसे इंक्लूड होगा? तो मतलब 2 मैंने दूसरों को बेचा है और आलिया को मैंने 5 बेचा है, तो मेरी टोटल सेल कितनी है? 7 है।
तो अगर मेरी इंडिविजुअल सेल टोटल सेल से बड़ी है, इंडिविजुअल सेल टोटल सेल से बड़ी है, तो हम इंडिविजुअल सेल को इग्नोर नहीं करेंगे, उसे टोटल सेल में क्या करेंगे, ये समय भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अगर मैं आपको टोटल सेल दे दूं, फिर बोल रहा हूं, तो इंडिविजुअल सेल को क्या करना, इग्नोर। लेकिन अगर मैं आपको टोटल सेल दूं, वो दूं 2000 और इंडिविजुअल सेल 5000 दे दूं, तो 2000 में 5 कैसे इंक्लूड होगा, तो 2 और 5 दोनों को क्या करके ऐड करके कितनी लेनी पड़ेगी, 7। और एक पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में टोटल सेल देगा ही नहीं, तो आपको इंडिविजुअल सेल को जोड़कर ही टोटल लेनी है। जैसे ऐसे बोलेगा, ए ने सेल करा बी को, ए ने सेल करा सी को, ए ने सेल करा डी को, तो ए की सेल तीनों को प्लस करके ही लेनी है, ए की और कोई सेल नहीं है। पॉइंट नंबर 4, एक्सपोर्ट को भी सेल मानोगे और इंपोर्ट को परचेज मानोगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं ए का एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट मतलब भी क्या है, सेल है, भले वो इंडिया के बाहर करिए लेकिन सेल तो है ना, तो उसे भी हमें लेना है। और अगर मैं बोलूं मैंने इंपोर्ट करा है, तो इंपोर्ट मतलब परचेज है, तो वो किस में आएगा, बोलो चिल्ला के बोलो, एक्सपोर्ट सेल में आएगा, एक्सपोर्ट सेल में आएगा, इंपोर्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, इंपोर्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। एक बार और बोलो, एक्सपोर्ट सेल में आएगा, इंपोर्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। और वैल्यू एडेड मेथड से हम जीडीपी एमपी पे पहुंच जाएंगे। वैल्यू एडेड मेथड से हम जीडीपी एमपी पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, जीडीपी एमपी। फिर उसे हमें जहां पहुंचना हो हम पहुंच सकते हैं। अब जीडीपी एमपी से एनडीपी निकालना है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेफ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एनएफआईए प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, पीछे तुझे समझ में आया बेटा, तुम्हारे पीछे, हाँ दोनों रो से पीछे पूछ रहा हूं, समझ में आया तुम्हें, पहले पढ़ा हुआ है ना ये पीछे, यहां पे दोनों भाई, तुझे भाई बिलाल, यहाँ पे नवाज, क्लियर है, टेबल बनानी आई, और अभी क्लास के बाद और मिल लेना मेरे से, कोई भी डाउट हो तो। हातिम अली क्लियर है भाई, बड़े दिनों बाद आए। यहाँ पे गर्ल्स में आरुषि कहाँ है, क्लियर है, चलो आगे आओ। एक बार और वैल्यू एडेड मेथड वापस सुन लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले क्या लेनी है, सेल। सेल में क्या प्लस करना है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस, उसमें से क्या माइनस करना है, इंटरमीडिएट करना है। फिर ये किसका वैल्यू एडेड आएगा, ए का, ऐसे ही किसका आएगा, बी का, ऐसे ही किसका आएगा, सी का। जितने भी लोग हो सबको क्या कर देना, प्लस। कहां पहुंच जाओगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मटेरियल, वेजेस, रेंट सब आएगा, बस क्या नहीं आएगा, मशीन, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, और इन शॉर्ट फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी, उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं मानना और उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं लेना, मतलब उसे माइनस भी। तो अगर मैं आपको बोल दूं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप क्या करोगे, माइनस। मैं आपको बोल दूं परचेज ऑफ मशीन, आप उसे माइनस, प्लस भी इग्नोर करोगे। क्या करोगे, और इस मेथड से आप हमेशा कहां पहुंचोगे, जीडीपी। सेल वाली बात एक बार वापस बता देता हूं। अगर मैं बोल दूं टोटल सेल ऑफ ए 5 लाख, फिर मैं बोलूं ए ने इसको बेचा उसको बेचा, उससे कोई मतलब, 5 लाख ले लो। लेकिन मैं बोलूं टोटल सेल ऑफ ए 5 लाख, और फिर नीचे बोलूं ए सोल्ड गुड्स टू गवर्नमेंट 7 लाख, तो मैं 5 लाख में 7 लाख कैसे इंक्लूड करूं, थोड़ी कॉमन सेंस तो मैं घर पे थोड़ी रख के जाऊंगा। तो मतलब 5 अलग है और 7, तो मुझे 5 और 7 को प्लस करके मेरी सेल कितनी लेनी पड़ेगी, 12 लाख। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ इससे डीप में नहीं समझा सकता भाई, सबको आ गया ना समझ में, क्लियर है, स्पीड सही है या और बढ़ाऊं, सही है, सही है जतिन या धीरे करूं, सब सही है, तुम्हारी एस टेस्ट कराओ, मुझे तो घर जाने दो बस। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। क्या नाम है सेकंड मेथड का, भैया वैल्यू एडेड मेथड का कंपोनेंट दे रखा हो तो वैल्यू एडेड मेथड लगाना, इनकम का दे रखा हो तो इनकम लगाना, एक्सपेंडिचर का दे रखा हो तो अपन तीनों रिवाइज करेंगे। अब इनकम मेथड देखो, इनकम मेथड में ये मेथड ये मान के चलता है कि भैया आपने पहले सारी सेल ली, फिर उसमें से परचेज माइनस करी, तो मतलब आपने क्या करा, ग्रॉस लेकर आप नेट पे गए। इनकम मेथड कहता है सीधा नेट ही लो ना। आप मेरे से पूछ रहे हो
कि शब्बीर तेरी सेल कितनी है, फिर सेल में से आप इंटरमीडिएट माइनस कर रहे हो, उसमें आप रेंट, वेजेस, सैलरी सब माइनस कर रहे हो, तो आप सीधे मुझसे यही पूछो ना कि शब्बीर तू कितनी कमाता है इनकम, मैं बता दूंगा कि मैं सारे खर्चे वर्चे काट पीट के 2 लाख रुपए कमाता हूं, तो आप सीधे मेरे 2 लाख ही पकड़ो। तो इस मेथड को समझो। इस मेथड का लॉजिक ये है कि जो आपकी इकोनॉमी में जिस सेक्टर से जितना कमाता है उससे उसकी सीधी सीधी कमाई पूछ लो, और सबकी कमाई पूछ लोगे तो देश की कमाई अपने आप पता चल जाएगी। तो इनकम मेथड सेज के जितने भी हमारे देश में सेक्टर्स है वो लोग जो कमाते हैं उनकी कमाई को प्लस कर दो तो पूरे देश की कमाई आ जाएगी। तो सबसे सोफिस्टिकेटेड मेथड है, इसमें माइनस कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्लस है, इसमें कुछ भी माइनस नहीं है। अब ये मेथड मानता है हमारे देश में लोग 3 जगह से कमाते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बोलते जाओ। ये चार्ट मैंने उस समय भी तुम्हें दिमाग में नक्श करवा दिया था एकदम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, MIS। पढ़े हुए तो वैसे भले हमें 5-6 महीने हो गए होंगे इसको, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एकदम उड़ा होगा ये उस समय इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हमने। ठीक है, तो 3 चीजें इनकम मेथड में आती है। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और MIS, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो ये मेथड ये कहता है कि हमारे देश में जो भी लोग कमाते हैं वो 3 जगह से कमाएंगे। या तो वो किसी के अंडर में जॉब करके कमाएंगे, तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोलते हैं? अब वो जॉब करेंगे, कमाएंगे, तो उन लोगों को वेजेस एंड सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? या तो किस में मिलेगी? कैश में, या वो किस में मिलेगी? काइंड में, या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर उनका जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, थ्योरी में भी पढ़ाया था, वो उसकी सोशल सिक्योरिटी में, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन में, ग्रेचुइटी में पैसे क्या कर देगा, जमा करा देगा, तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करी, उन्होंने कहा आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, तो मेरी वेजेस एंड सैलरी हो गई 12 लाख। कितनी हो गई? 1 लाख रुपए महीना है ना, 12 लाख हो गई ना, क्या हो गया? तो कितनी हो गई? साल भर की 12 लाख। अब मेरे को उन्होंने कहा कि सर आपको कंपनी की तरफ से फ्लैट भी मिलेगा और आने जाने के लिए गाड़ी भी मिलेगी। तो भैया मेरा फ्लैट का पैसा और गाड़ी का पैसा मैंने देखा कि अगर मैं फ्लैट लेता तो मुझे उसका जो किराया लगता, ठीक है, वो 20,000 रुपये किराया लगता, तो साल भर का 240 हो जाता, और गाड़ी का आने जाने का मेरा 60,000 रुपये लगता, तो मेरे 3 लाख के बेनिफिट्स मिल गए। इसे बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। सुन लेना भाई, इन काइंड। 3 लाख ये मिल गए और 12 लाख कैश में मिल गए, तो 12 लाख और 3 लाख कितने हो गए? 15 लाख। सुनते रहना, पीछे प्लीज, पीछे रिवीजन है तुम्हारे लिए है खास। तो 12 लाख ये, 3 लाख ये, 15 लाख। अब मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ये कहा, मेरे एम्प्लॉयर ने ये कहा कि भाई आप जब रिटायर होगे तो हम आपकी सैलरी का 10% रिटायरमेंट में भी डाल रहे हैं, तो आप रिटायर होगे तो उस समय भी मिलेगा आपको, ग्रेचुइटी भी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, तो वो भी मेरा 1 लाख रुपए का वो लोग हर महीने जमा कर रहे हैं हर साल, तो 1 लाख मेरा वो भी हो गया। तो 1 लाख और 3 लाख 4 लाख और 12 लाख तो मुझे इन हैंड मिल ही रहे हैं, 16 लाख। क्या? 16 लाख। तो 16 लाख रुपए मेरी सैलरी हो गई, तो मेरा कंपनसेशन कितना हुआ? तो कंपनसेशन कितनी चीजों से मिलके बनता है? पहला, दूसरा, अगर मैं आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 16 लाख दे दूं और वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी दे दूं, तो आप उसमें जोड़ोगे उसे? नहीं। क्योंकि 16 लाख में वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर ये तीनों चीज इंडिविजुअल गिवन है या तीनों में से कोई एक चीज, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीधा बैठ बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट गिवन है, तो आपको कंपनसेशन लेना है, इंडिविजुअल आइटम को इग्नोर करना है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर ही ये बना है, तीनों से मिलकर ही, तीनों से मिलकर ही। तो जब मैं आपको यही दे दूं तो इन तीनों को क्या करना है? इग्नोर। क्या? बराबर सुनते जाना प्लीज प्लीज। अगला, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कुछ लोग हैं जो किसी के अंडर में जॉब करके नहीं कमाते, उनके बाप दादाओं ने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो वो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं। तो बाप दादाओं की प्रॉपर्टियों पे रेंट आती है, रॉयल्टी आती है, या बैंकों में एफडी करा रखी है, उससे इंटरेस्ट आता है। तो दूसरी इनकम हो गई हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें आप प्रॉपर्टी से कमाओगे या एंटरप्रेन्योरशिप से कमाओगे?
प्रॉपर्टी से कमाओगे तो 3 चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या कमाओगे? प्रॉफिट। आप किसी कंपनी में पैसे लगा दो तो आप उस कंपनी के मालिक बन गए और आप उसको क्या मिलता रहेगा? आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा? प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मोटा मोटा 4 चीजों से मिलकर बना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जल्दी जल्दी बोलो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन हो तो इन चारों को क्या करना है? इग्नोर। और ये ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो वो कैसे निकलेगा? 4 चीजों को जोड़। मैंने पहले ही बोलिए इसमें माइनस कुछ भी नहीं होगा, सब प्लस ही प्लस होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस किससे निकलेगा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बोलते रहो, बोलते रहो। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किससे मिलके बना है? वेजेस एंड सैलरी, कैश इन। क्या बात है। तो पहले हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरे नंबर पे आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरे नंबर पे MIS, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें कुछ भी ऐड लेस कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा। सामने देखो, जो लोग, अभी मैं हूं, मैं क्या रेंट से कमा रहा हूं? रॉयल्टी से, इंटरेस्ट, लानत, प्रॉफिट। मैंने किसी कंपनी में लगा रखा है कोई पैसा? कुछ नहीं। किसी के अंडर में जॉब कर रहा हूं, तुम तो मुझे फीस दे रहे हो, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। तो मेरे जैसे लोगों की इनकम कहां आएगी? MISC। आपके पिताजी की अगर दुकान है, वो दुकान से कमा रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा? आपके पिताजी अगर फार्मर है, वो भी किस में आएगा? MISC में। कोई प्रोफेशनल वर्क करे, डॉक्टर है, कहां आएगा? MISC। तो हमारा सबसे बड़ा हेड कौन सा है? क्योंकि मैंने तुम्हें इंडियन इको में पढ़ाया था, हमारे देश में 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। बताई थी क्या ये बात? हमारे देश में, तो हमारे देश में सबसे बड़ा हेड ही कौन सा होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। क्या है? बढ़ो आगे, फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनकम मेथड कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3। पहले, दूसरा MISC, ठीक है। कंपनसेशन कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, SSS, ठीक है। 3 चीजों से मिलकर कंपनसेशन बना है। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीजों से मिलकर बना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये रह गया, ये भी समझा देता हूं। प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन ना हो तो प्रॉफिट 3 चीजों से मिलकर बना है। अगर डायरेक्ट गिवन ना हो तो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स। बोलो, डिविडेंड, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट डिविडेंड। लेकिन ये प्रॉफिट अगर डायरेक्ट गिवन हो तो इनको इग्नोर करना है। अगर मैं आपको बोल दूं प्रॉफिट और डिविडेंड भी दे दूं तो ऐड मत कर देना डिविडेंड का कुछ भी, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी आ गया डिविडेंड। तो प्रॉफिट 3 चीजों से मिलकर बना है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट। और प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेंट, चारों को मिलाकर ऑपरेटिंग, इन तीनों को मिलाकर कंपनसेशन। और इस गरीब के कोई भी पार्ट नहीं है, लेकिन ये गरीब नहीं है, ये सबसे ज्यादा अमीर है। ये हेड से ही हम लोग सबसे ज्यादा अर्न करते हैं। ये इतना क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। तो इनकम मेथड कितनी चीजों से मिलकर बनाया? 3। COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, MI। अब आपको 10 मिनट लगने चाहिए इसको घर पे वापस रिवाइज करने में, इतना टाइम अपन ने यहाँ दे दिया। तीनों को मिलाकर आप पहुंचोगे NDPFC पे। किस पे पहुंचोगे? क्योंकि इनकम मेथड से हम GDP पे नहीं पहुंचते, किस पे पहुंचते हैं? NDPFC पे। किस पे पहुंचते हैं? हालांकि नेशनल इनकम इसे नहीं कहते हैं। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? NNPFC। किसे कहते हैं? याद रख लोगे क्या? ये कुछ न्यूमेरिक बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद तो रखना है। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? NNPFC। GDP को नहीं बोलते, GNP को नहीं बोलते, GDP-MP, GDP-FC, NNPFC को बोलते हैं। NNP-MP को नहीं बोलते, NDPFC को नहीं बोलते, NDP-MP को नहीं बोलते। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? NNPFC। किसे बोलते हैं? और तीनों मेथड से NNPFC सेम आता है। सर इससे तो NDP आ रहा है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, NDP से हम कहाँ पहुंचेंगे? NNP। उधर भी GDP आ रहा है तो GDP से कहाँ पहुंचेंगे? NNP। जैसे मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो इसका घर विज्ञान नगर है, ठीक है, और इसका घर बोरखेड़ा है, ठीक है, और क्या हुआ? बोरखेड़ा ही है, बहुत बढ़िया। और इसका यहाँ चीपा बड़ौद में है। अब इन तीनों को एक पार्टी में जाना है, ठीक है, एक पार्टी में जाना है। उस पार्टी में जाने के लिए ये रास्ता कोई भी यूज करेंगे, डेस्टिनेशन क्या है? सेम है।
इन तीनों ने कहा भैया तुम्हें यहां पहुंचना है, ठीक है, कौन सी अच्छी जगह कोटा में? रिवर फ्रंट से आगे नहीं आ रहे। XYZ कहीं पे भी पहुंचना। तुम लोग वो फेयरवेल कहां पे दे रहे हो? 7W, ठीक है यार, तूने पहले से सब बता दिया यार, सरप्राइज ही नहीं रहा यार जतिन यार, शेट कंफर्म नहीं है तो भैया ऑल सीजन पे देना। शीशा स्टेला क्या है? तो अरे सुनो अनंता वो ये बहुत बढ़िया है। चलो इधर देखो तो, अरे बात मत करो भाई मेरी गलती है ना। देखो मैं तुम्हें इन तीनों को पहुंचना है यहाँ अनंता में, रास्ता ये कोई सा भी लेंगे डेस्टिनेशन सेम है। नेशनल इनकम निकालने के मेथड भले 3 हैं, लेकिन इन तीनों से पहुंचे ना हमें कहाँ है? NNPFC। लेकिन इससे हम कहाँ पहुंचेंगे? और उससे हम कहाँ पहुंचेंगे? इससे GDP@N। इससे कहाँ पहुंचते हैं? आगे देखो, तीसरा और आखिरी मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे सिंपल है ये, इसमें एक ही चीज में दिक्कत आएगी बस, बाकी सब सिंपल है। देखो एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि हमारे देश में जो लोग अलग अलग जगह पे खर्चा करते हैं, सुनो, हमारे देश में जो लोग अलग अलग जगह पे खर्चा करते हैं, तो वो जो उनका खर्चा है वो भी तो किसी ना किसी की इनकम होगी। तो आज सबके खर्चे को ऐड कर लो तो देश की इनकम आ जाएगी, सबके खर्चे को ऐड कर लो तो देश की इनकम आ जाएगी। अब एक्सपेंडिचर मेथड 4 खर्चों से बना है, जिसमें से 3 तो बिल्कुल सिंपल है। PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। देखो हम लोग जो खर्चा करते हैं वो या तो अपने कंजम्पशन पे करते हैं, जैसे इनकम डिटर्मिनेशन में पढ़ाया था, कपड़े खरीदना, शूज खरीदना, टीवी खरीदना, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये सब हम लोग कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, बस हमारे कंजम्पशन पे, तो वो आएगा PFCV प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कुछ खर्चा सरकार भी हमारे ऊपर करती है, जैसे सरकार रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, सरकार राशन कार्ड वालों को, BPL कार्ड वालों को अनाज देती है, घर देती है रहने के लिए, सरकार के भी बहुत खर्चे होते हैं। तो सरकार के खर्चे किस में आएंगे? GFCE। किस में आएंगे? जैसे आज कोई रोड बन रहा है तो उसमें कितना सीमेंट बिकेगा, ठीक है, सरिया बिकेगा, ये होगा वो होगा, ये जितना भी चीजें सरकार कंज्यूम में लेगी, लोग ठेकेदार है तो वो लोग 3-4 इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेने की बजाय क्या कोशिश करते हैं कि हमें सरकार का ठेका मिल जाए, क्योंकि उसमें काम भी बड़ा है, पैसा भी बड़ा है। तो सरकार भी तो कितना सारा काम करवा रही है, तो उसे भी तो ये सब चीजें चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, हमें चाहिए तो सरकार को भी चाहिए। तो हमारे लिए खर्चा है तो सरकार के लिए भी खर्चा है, और ये वो जिससे भी खरीद रहा है उसके लिए इनकम है। तो इसीलिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपका और मेरा कंजम्पशन, और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का कंजम्पशन, ये दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, ये दोनों। अभी अपन कल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी डायरेक्ट गिवन होगा, ये भी डायरेक्ट गिवन होगा। तो PFC GFC। नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं होगा, इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये 3 चीज पहले तो याद कर लो, क्या क्या आएगा? प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल, तीनों गिवन होंगे। अब ये गिवन नहीं होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके 3 फॉर्मूले हैं, जल्दी जल्दी देखो। पहला फॉर्मूला, अगर मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दूं, क्या दूं? तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए सीधा बेट गणेश, सीधा बेट। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या प्लस कर दो? डेप प्लस कर दो, एकदम सिंपल। दूसरा फॉर्मूला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसान अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो खर्चे करता है वो कहां कहां पे करेगा? या तो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, शोरूम ले लिया, बड़ी दुकान ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, तो फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट। या फिर अच्छा घर बनाएगा, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बड़ा सा घर बना लिया। या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, दुकान में माल डला लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या फिर गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट करती है, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपसे पूछूं, GDCF मतलब खर्चे जो है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है, वो कितनी जगह पे हुआ है? 4 जगह पे। या तो आप खर्चा करोगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट,
या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आप बता दो और कहां करोगे, और कहीं पे कैपिटल फॉर्मेशन होती है क्या? अब आप बोलोगे शोरूम बनाएंगे, दुकान लेंगे, ये लेंगे, जमीनें लेंगे, सब किस में आ गया? फिक्स्ड बिजनेस। आलीशान कोठी जैसा घर बनाएंगे, किसमें आ गया? रेसिडेंशियल। दुकान में खूब सारा माल डलाएंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और बाकी रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो सरकार बनाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इन चारों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? GDCF। तेज बोलो, फुल फॉर्म बोलो। ये डायरेक्ट गिवन होगा, इन चारों को प्लस करके आएगा। या फिर क्या दे दूंगा? नेट डोमेस्टिक। तो नेट डोमेस्टिक में डेट जोड़ दो, ग्रॉस डोमेस्टिक आ गया। अब तीसरा और आखिरी फॉर्मूला मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्वेश्चन में दे दूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे दूंगा? मतलब मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, मैंने बीच में क्या घुसेड़ दिया? फिक्स। तो यहां देखो, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो फिक्स्ड होती है, घर की इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, रोड ब्रिज वगैरह भी क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, इन्वेंट्री कभी भी फिक्स। तो अगर मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दे रहा हूं तो इसमें 4 में से 3 आ गई, इन्वेंट्री आपको अलग से ऐड करनी पड़ेगी। लॉजिक भी याद रखना, क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो दुकान वगैरह क्या होती है? फिक्स। घर वगैरह, रोड वगैरह, क्या माल फिक्स होता है? कभी बिकता है, कभी नहीं बिकता, कभी ज्यादा, कभी इन्वेंट्री कभी भी फिक्स नहीं होती। तो इफ I am giving you gross domestic fixed capital formation, then we have to add inventory so that we would get gross domestic capital। तो मैंने याद ऐसे करवाया था, फिक्स हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक जोड़ दो। बोलो बोलो, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला याद ही आपको, क्लोजिंग माइनस, कई क्वेश्चनों में चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ आएगा, कहीं में इन्वेंट्री लिखा हुआ आएगा। जो लिखा हुआ है वो लिख देना, इन्वेंट्री लिखा हुआ है इन्वेंट्री, स्टॉक लिखा हुआ है स्टॉक। बस याद रखना चेंज लेना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रिकॉशन में भी पढ़ाया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग मत ले लेना। क्या ले लेना? क्लोजिंग। एक लास्ट बार बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड कितनी चीजों से मिलकर बना है? 4। पहला PFC, GSC, GDCF, नेट एक्सपोर्ट। GDCF और नेट एक्सपोर्ट, ये डायरेक्ट गिवन होगा, ये डायरेक्ट गिवन होगा, ये डायरेक्ट गिवन। GDCF डायरेक्ट गिवन। GDCF के कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। एक सिंपल, नेट डोमेस्टिक दे रखा हो तो डेप ऐड कर दो, ये वाला भी सिंपल, अगर फिक्स दे रखा हो तो चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, ये वाला बड़ा फॉर्मूला है। GDCF कितनी चीजों से मिलकर बनाया है? 4 चीजों, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सबको जोड़ जाड़ के GDCF आ जाएगा। 1 2 3 4। इस मेथड से भी कहां पहुंचेंगे? बोलो यार बोलो। वैल्यू एडेड से भी कहां पहुंचे थे? लेकिन जो बीच वाला था NDPFC, तो पहले वाले से GDPMP, तीसरे वाले से GDPM, लेकिन बीच वाले से NDPFC। ये आपका पूरे प्रैक्टिकल का रिवीजन समाप्त हुआ। कल क्वेश्चन करेंगे अपन। धन्यवाद।